हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 में लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन को। हमने समझा था क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट, उद्देश्य और एक आइडियल क्लासिफिकेशन में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, ये हमने पढ़ा। आज हम देख रहे हैं वर्गीकरण की रीतियाँ या प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, मुख्य रूप से वर्गीकरण को हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। पहले भौगोलिक वर्गीकरण, समयानुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण। नटशेल में हम इनको समझ लें। भौगोलिक वर्गीकरण क्या है? जब क्षेत्र अथवा स्थान के आधार पर समंकों को वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसा वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे राजस्थान में गेहूं की पैदावार जो है वो 2015 में विभिन्न जिलों में कितनी कितनी हुई, तो ये भौगोलिक वर्गीकरण कहलाएगा। फिर हम देखते हैं समयानुसार वर्गीकरण। जब सांख्यिकीय समंकों को समय के आधार पर अलग अलग दिखाया जाए, पृथक पृथक दिखाया जाए, तो यह समयानुसार वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे 2011 से लेके 2015 तक के विद्यार्थियों का, यदि प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का यदि नंबर देख रहे हैं तो यह समयानुसार वर्गीकरण कहलाएगा। फिर हम देखते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। जैसा कि इसके नाम से ही है कि जब गुण के आधार पर, विशेषता या किसी किस्म के आधार पर स्टैटिस्टिकल डेटास का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य हम क्या लेते हैं? जैसे यहाँ गुण का मतलब ये नहीं है कि श्रेष्ठ अथवा अच्छा, बल्कि एक ऐसे अभिलक्षण से है जिसमें वो तथ्य विशेष विद्यमान है और उसकी पहचान बनाता है। जैसे धर्म, शिक्षा, ऊंचाई, जाति, स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति, अंधापन, साक्षरता, गूंगापन, लिंग, इस तरीके से यदि इस तरह के गुण हैं तो ये जो हैं गुणात्मक वर्गीकरण में शामिल किए जाते हैं। इन्हें हम 2 प्रकार से देख सकते हैं गुणात्मक वर्गीकरण को। पहला, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। द्वंद्व भाजन वर्गीकरण जो है, इसके अंतर्गत गुणों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे 100 विद्यार्थियों की वैवाहिक स्थिति को अगर 2 भागों में हम बांट रहे हैं तो यदि 5 विद्यार्थी शादीशुदा है और 95 विद्यार्थी शादीशुदा नहीं हैं तो इसे हम द्वंद्व भाजन वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से यदि हम बहुगुणी वर्गीकरण की बात करें, गुणात्मक वर्गीकरण को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण और बहुगुणी वर्गीकरण। तो जहाँ हम बहुगुणी वर्गीकरण की बात कर रहे हैं वहाँ गुणात्मक तथ्यों का विभाजन करते समय उन्हें 2 से अधिक वर्गों में बांटा जाता है। जैसे ये भी मतलब हम अगर इसको जैसे 2 से अधिक वर्गों में बांट रहे हैं तो जैसे हमने कहा भी एक उदाहरण में, जैसे 100 विद्यार्थी हैं, उनकी विवाहिक स्थिति हम देख रहे हैं तो उसमें हम विवाहिक स्थिति में हम उसको विवाहिक स्थिति जो हमने विवाहित और अविवाहित की निकाली उसे भी हम 2 भागों में बांट दें, साक्षर और निरक्षर, तो यहाँ ये बहुगुणी जो है वर्गीकरण कहलाएगा। बहुगुणी वर्गीकरण बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गुण जो है वो स्पष्ट होने चाहिए और गुण में होने वाले परिवर्तनों का पूरा ध्यान भी रखना चाहिए। अब अगला हम देखते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण। तो जो संख्यात्मक वर्गीकरण है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो संख्यात्मक अनुसंधान में संख्यात्मक वर्गीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और संख्यात्मक वर्गीकरण चरों के आधार पर किया जाता है। तो संख्यात्मक वर्गीकरण को सांख्यिकीय श्रेणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हम सर्वप्रथम चरों का अर्थ समझें, क्योंकि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि सांख्यिकीय वर्गीकरण जो है वो चरों के आधार पर किया जाता है। चरों से यहाँ तात्पर्य वेरिएबल से है। तो सबसे पहले हम देखें कि चर क्या होते हैं। देखिए, संख्यात्मक
सांख्यिकीय विधियों में जो वेरिएबल से हम तात्पर्य ले रहे हैं उनका मीनिंग अगर हम देखते हैं तो किसी भी मापने योग्य मात्रा से है जो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चर एक ऐसी राशि है जिसका मूल्य अलग अलग स्थितियों में बदलता रहता है। और जैसे या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है और जो मात्रा और आकार के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं वो चर कहलाते हैं। तो मुख्यतया चर को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला खंडित चर और दूसरा अखंडित या सतत चर। अब देखिए सतत चर क्या हो, खंडित चर क्या होते हैं। खंडित चर में केवल परिमित मूल्य होते हैं। इसमें एक मूल्य दूसरे मूल्य से पूरी तरह से पृथक होता है, अलग होता है। सतत चर क्या होते हैं? सतत चर ऐसे चर जो कि जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा चर किसी सतत माप अथवा पैमाने का कोई भी मूल्य जो संभव हो ले सकते हैं, तो उसे अखंडित, अविच्छिन्न अथवा सतत चर कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि सतत चर वह चर हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। जैसे हमने लिया 0 से 10, तो उसके बीच का कोई भी मूल्य 2, 3, 5, 7 जो भी 0 से 10 के बीच में आएगा। तो सतत चर वो चर होता है जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से जिन तथ्यों का मापन किया जाता है उन्हें ही सतत चर माना जाता है तथा जिन तथ्यों को गिना जा सकता है वो खंडित चर होते हैं। अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज, सांख्यिकीय श्रेणियाँ। तो सांख्यिकीय श्रेणियाँ जो होती है वो समंकों के वर्गीकरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। सांख्यिकीय तथ्यों को एक निश्चित आधार पर अरेंज करने में, अनुविन्यसित करने से जो व्यवस्थित क्रम बनता है उसे सांस्कृतिक श्रेणी या समंक माला कहा जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? जब एक अनुसंधानकर्ता समंकों का संग्रहण करता है, संग्रहण करने के बाद उनकी एडिटिंग करता है और एडिटिंग करने के बाद जब उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करता है तो एक निश्चित आधार पर उन्हें अरेंज या अनुविन्यसित करने का जो व्यवस्थित क्रम जो वो बनता है उसे ही सांख्यिकीय श्रेणी या समंक माला कहा जाता है। तो सांख्यिकीय श्रेणियों के 4 मतलब हम आधार ले सकते हैं। समय के आधार पर, स्थान के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर और संख्यात्मक आधार पर। वे श्रेणियाँ जो समय पर आधारित होती हैं काल श्रेणी कहलाती हैं। और जब समंकों को भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, जैसे हम ये कहें कि विभिन्न स्थान पर होने वाले मतदाताओं की संख्या, तो ये स्थान के अनुसार श्रेणी कहलाती है। इसी तरीके से समय और स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य परिस्थिति के आधार पर बनाई गई श्रेणियों को परिस्थिति श्रेणी कहा जाता है, कंडीशनल सीरीज कहते हैं। और अगर हम बात करें कि किसी का व्यय कितना है, आय कितनी है, मजदूरी कितनी है, वज़न कितना है, ऊंचाई कितनी है, तो उसके आधार पर जब हम समंक की श्रेणी बनाते हैं तो उसे हम संख्यात्मक सीरीज के नाम से जानते हैं। तो संख्यात्मक आधार पर श्रेणियों का वर्गीकरण हमने एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश की है। तो संख्यात्मक आधार पर हम श्रेणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी और आवर्ती बंटन श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को हम फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। अब हम विस्तृत रूप से इनका मीनिंग समझ लें कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, खंडित श्रेणी क्या होती है और अखंडित श्रेणी क्या होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी पर अगर हम जाते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी में जितने मद होते हैं उतने ही उनके मूल्य भी होते हैं। तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अवलोकनों को व्यवस्थित रूप से रखने पर जो श्रेणी तैयार होती है उसे व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। एक उदाहरण यदि हम लें तो एक क्लास में यदि मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो 1 से 10 बच्चों के 10 में से प्राप्तांक अगर हम अलग अलग लिख के उसको बाय नेम बताते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, इन सब के अलग अलग ये नंबर है, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी
कहलाती है। व्यक्तिगत जो श्रेणी है उसे दो क्रम में हम विभाजित कर सकते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर अगर हम उसकी बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब एकत्रित समंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो इसे आरोही क्रम कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सा रे ग म पा द नि सा, हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं तो ये आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम की एक पहचान और क्या है, सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और सबसे अंत में सबसे बड़ा मूल्य लिखा जाता है। अवरोही क्रम क्या होता है, जब उपलब्ध आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सबसे बड़ा मूल्य सर्वप्रथम तथा सबसे छोटा मूल्य सबसे अंत लिखा जाए तो इसे अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये कहलाएगा अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा जो अंक है वो पहले आएगा समंक, और सबसे छोटा जो है वो सबसे अंत में आएगा। तो ये आरोही और अवरोही क्रम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, आवर्ती बंटन। आवर्ती बंटन हमने पढ़ा दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो आवर्ती बंटन मूल रूप से दो प्रकार का हो सकता है, एक चरीय आवर्ती बंटन और द्विचरीय आवर्ती बंटन। एक चरीय आवर्ती बंटन के आधार पर सांख्यिकीय श्रेणियों को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित करते हैं, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। क्या होती है ये खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी? खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज जब आवर्ती बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असमूहीकृत हो, अनग्रुप्ड हो, तो उसे डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवर्ती बंटन समूहीकृत हो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो, तो इसे सतत श्रेणी के वर्गीकरण कहा जाता है। द्विचरीय आवर्ती बंटन क्या होता है? द्विचरीय आवर्ती बंटन को हम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो द्विचरीय आवर्ती बंटन में एक साथ दो चरों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विद्यार्थियों के लेखांकन में प्राप्तांक तथा विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक। इसी तरह से पतियों की आयु और पत्नियों की आयु, यानी कि दो चरों को एक समय में हम क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो ये द्विचरीय आवर्ती बंटन या बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, खंडित श्रेणी क्या होती है और अखंडित श्रेणी क्या होती है, बाइवेरिएट सीरीज क्या होती है। अगली क्लास में हम अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।